ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन इन बिहार, ठीक ना, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन इन बिहार आता है, बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास। अगर एक साल नहीं आया इस बार या 2 एग्जाम में नहीं आया तो तीसरा एग्जाम में जरूर आएगा ये सवाल, मुख्य परीक्षा में आता है। और ये मुख्य परीक्षा में आता है, लेकिन इसमें पीटी का बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, इसलिए भी जरूरी है। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछा जाएगा, मान लीजिए आपको क्रोनोलॉजी से जाने के लिए दे दिया जाएगा, कालक्रम कौन पहले, उसमें भी पीटी का सवाल बनता है। ठीक है, ये पहले बताइए ओवरऑल हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछ रहा हूं, भारत में एजुकेशन का जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत है कब से हुई है? हाँ। 34 आप क्यों बोले? फिर से डेट याद कीजिए। 7 मार्च 1835, 7 मार्च 1835 मैकाले का मिनट आया था, मैकाले का स्मरण पत्र आया था, और उसमें ये व्यवस्था की गई कि भारत में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के लिए जो प्रावधान लाया वो किस एक्ट में आया, प्रश्न आएगा तो 1813 में आया था। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने 1 लाख रुपए एनुअली, वार्षिक तौर पे खर्च करने का प्रावधान लाया कि हम 1 लाख रुपए शिक्षा के विकास पर खर्च करेंगे। ठीक है, ये अगर पूछा जाएगा, कभी भी सवाल आ जाए किसी भी एग्जाम में कि ब्रिटिश सरकार ने या अंग्रेजी सरकार ने भारत में शिक्षा के लिए कब प्रावधान किया, कब अगर पूछेगा तो ईयर देगा, पूछेगा कि किस एक्ट में दिया, किस अधिनियम में पहली बार शिक्षा के विकास का प्रावधान किया गया, तो 1813 के चार्टर्ड एक्ट में लाया गया। ठीक है, और शिक्षा की व्यवस्था मतलब कि प्रावधान के लिए, शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का भी बात किया गया। 1813 में और क्या इंपॉर्टेंट चेंज लाया गया था? बीपीएससी में आ भी सकता है, ऐसा नहीं कि भारतीय इतिहास का इसलिए नहीं पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया गया 1813 में? ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड मोनोपोली जो था, व्यापारिक एकाधिकार जो था, वो समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि अब बाहर से, ब्रिटेन से, इंग्लैंड से कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकता है, जरूरी नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी। चाय और चाय के साथ चीन का बस रहेगा, ये पानी को खत्म कर दिया गया, और एक और सामान था, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली इसके मोनोपोली को कब समाप्त किया गया? ब्रिटिश सरकार ने पूर्ण तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया? 3 चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा किया गया। तो आप ये जानिए कि बिहार में, वैसे पूछ लेते हैं हम, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास जब भी आप मेंस में शुरू करेंगे लिखना, आज हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन करेंगे, मेंस का पीटी दोनों का, ठीक है ना, कि इस तरह हवा में पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कैसा आता है और कैसे आंसर लिखा जाता है। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है, तुरंत खत्म हो जाएगा। तो पहले देखिए कि बिहार में जब भी शुरू करेंगे आप पाश्चात्य शिक्षा को, तो ये लिखना जरूरी है कि बिहार हमेशा से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, क्योंकि यहाँ पे नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी, इन विश्वविद्यालयों का साक्ष्य मिलता है, जहाँ पे देश विदेश से, दूर दूर से विद्यार्थी आके अध्ययन करते थे। लेकिन मध्यकाल में क्या हुआ? मध्यकालीन भारत में शासकों का उद्देश्य गलत नहीं था, ध्येय उनका गलत नहीं था, उन्होंने भी शिक्षा के विकास का प्रयास किया, चाहे वो सल्तनत काल हो, मुगल काल हो, ठीक है ना, उनका इंटेंशन खराब नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि मध्यकाल में शिक्षा का उतना विकास नहीं हुआ और शिक्षा के क्षेत्र में दकियानुसी सोच, अंधविश्वास, पाखंड आ गया, और जो ओरिजिनल शिक्षा होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही थी। और इसका
प्रत्युत्तर मिला। अंग्रेजी शासन की जब भारत में स्थापना हो गई तो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने की बात को स्वीकार कर लिया। लेकिन इसको स्वीकार करने से पहले शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था, प्राच्यवादी वर्सेस आंग्लवादी, ठीक है ना, ओरिएंटलिस्ट, ठीक ना, ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट। इन दोनों के बीच विवाद क्या था? प्राच्यवादी चाहते थे कि भारत में जो परंपरागत शिक्षा पद्धति है, संस्कृत और प्राच्य विद्या, उसी के माध्यम से शिक्षा दी जाए और यहाँ के शिक्षा को विकास किया जाए। लेकिन एंग्लिसिस्ट कहते थे, आंग्लवादी कहते थे कि नहीं, आधुनिक ढंग से अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्रदान की जाए और नए विज्ञान, नए दर्शन से छात्रों को रूबरू कराया जाए। ठीक है, ये विवाद बहुत लंबा चला, मतलब 1-2 साल, लेकिन अंत में आंग्लवादियों की जीत हुई और टीबी मैकॉले ने अंग्रेजी माध्यम से भारत में शिक्षा प्रदान करने की बात को स्वीकार कर लिया और यहीं से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई। और इसके लिए 7 मार्च 1835 का मैकाले मिनट जो है, मैकाले का जो स्मरण पत्र है, वही मुख्य रूप से उत्तरदायी माना जाता है। और इसी दौरान आपको बता दें कि आपको ये भी जानना चाहिए कि सिर्फ अंग्रेजी सरकार के प्रोत्साहन से ही बिहार में पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि अंग्रेजी सरकार तो थी ही, लेकिन बिहार के कुछ बुद्धिजीवी लोग भी बिहार में शिक्षा के विकास में योगदान दिए। ठीक है, एक बहुत बड़ा स्कॉलर है बुकानन, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार में दरभंगा महाराजा ने शिक्षा के विकास में बहुमूल्य योगदान दिया है। आज भी पटना में आप देखेंगे, पटना यूनिवर्सिटी का सारा बिल्डिंग वो दरभंगा महाराजा का है। ठीक है ना, उसके अलावा मुजफ्फरपुर का महंत थे, उन्होंने भी योगदान दिया है। गया में टेकारी है, वहां के महाराज ने भी शिक्षा के विकास में अपना योगदान दिया है। उसके अलावा भारत के कुछ लोगों ने, जिन्होंने धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई और उन्होंने अपनी संस्था बनाई, उन्होंने भी बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के विकास में योगदान दिया, जैसे राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। ठीक है ना, इसलिए सिर्फ अंग्रेजी योगदान को नहीं समझा जाना है, बल्कि अंग्रेजी योगदान के साथ साथ भारत के बुद्धिजीवियों के भी योगदान को और राजा महाराजाओं के भी योगदान को तवज्जो देना है, सिर्फ अंग्रेजी योगदान को नहीं कहना है। ठीक है, अब आपको क्रम से बताते हैं कि कैसे क्या हुआ। जब 7 मार्च 1835 का मैकाले मिनट आया, उसके बाद पटना में 1835 में एक विद्यालय खोला गया, एक स्कूल खोला गया जहां पे पढ़ाई की व्यवस्था होती। और जैसे पटना में खुला, तुरंत जस्ट बाद 1835 में ही पूर्णिया में एक स्कूल खुला और इसी समय में 1835 के करीब नहीं, 1835 में ही 4 जगह में जिला स्कूल खोले गए। अभी आप देखे होंगे जिला स्कूल है ना कुछ शहरों में, जैसे उस समय 1835 में कहां पे जिला स्कूल खोले गए, याद रखना है, छपरा, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ तथा भागलपुर। ठीक है ना, 4 जगह में जिला स्कूल खोला गया। फिर आगे चलकर 1863 के करीब और बहुत सारे जगहों में, जैसे कि देवघर, मोतिहारी, चाईबासा, हजारीबाग में भी जिला स्कूल खोले गए। और जब भी आप आंसर लिखेंगे, झारखंड के शहरों का भी उल्लेख करेंगे, क्योंकि उस समय अनडिवाइडेड बिहार था। ठीक है, बिहार और झारखंड एक था। ठीक है, ये जो स्कूल खोले गए जिला स्कूल, इनका काम क्या था कि जिला स्तर पर सारे शैक्षणिक गतिविधियों का क्रियान्वयन करना था। ठीक है, ये जो पटना और पूर्णिया में स्कूल खोले गए, उसी समय एक आदमी का सर्वे भी आया। ठीक है ना, सर्वे कैसा था, सर्वेक्षण था, वो था एडम का सर्वेक्षण। एडम एक अंग्रेज था, उसने बिहार में शैक्षणिक स्थिति पर एक सर्वे किया, एक सर्वेक्षण किया और उसने कहा कि बिहार में साक्षरता की दर बहुत कम है और उसने बताया कि 7.75% बिहार में साक्षरता है। पीटी का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक ना, बिहार में 1947 या 50 के करीब कितनी साक्षरता दर थी? 1947-50 नहीं, 1847-50 के करीब 7.75%। ये किसका सर्वेक्षण था? एडम का था। ठीक ना, इसी समय आप देखेंगे कि जब
नेशनल लेवल के एजुकेशन विकास की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के विकास की बात करते हैं, तो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो एक आप तो सुने होंगे वुड्स डिस्पैच, 1854 में वुड्स डिस्पैच भारत में शिक्षा के विकास के लिए गठित किया गया था, सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में, ठीक ना। तो चार्ल्स वुड कौन थे, पीटी का सवाल है। डिस्पैच तो कागज है, वो छोड़िए ना, चार्ल्स वुड थे कौन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, ठीक ना। जो तो उन्होंने जो अनुशंसा की रिकमेंडेशन किया, तो उनमें मुख्य बात था, चार्ल्स वुड ने कहा कि अगर शैक्षणिक विकास करना है तो पहला काम होना चाहिए कि व्यवसायिक शिक्षा शुरू की जाए, कमर्शियल एजुकेशन को शुरू किया जाए और तकनीकी विद्यालयों की स्थापना की जाए। वो पूरे भारत के संदर्भ में कहते, बिहार से मतलब नहीं था, ठीक ना। इस अनुशंसा के आलोक में आप देखे होंगे कि कुछ यूनिवर्सिटीज भी बने थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय बने थे ना 1860 के करीब। बिहार में भी इस अनुशंसा के आधार पर 9 जनवरी 1863 को उच्च शिक्षा के लिए पटना कॉलेज की स्थापना हुई। और उस समय ये मत समझिएगा कि पटना कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी में था, सिर्फ कॉलेज था वो। पटना महाविद्यालय की स्थापना 9 जनवरी 1863 को उच्च शिक्षा के विकास के लिए किया गया था। आगे चलकर 1899 में, जैसे 1863 9 जनवरी को पटना कॉलेज खुला, लेकिन अगले साल 1864-65 में मुजफ्फरपुर, मुंगेर आदि में भी महाविद्यालयों की स्थापना हुई। 1899 में अभी जो गांधी मैदान के पास बीएन कॉलेज है, बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, ठीक है। 1863 में पटना कॉलेज और बीएन कॉलेज 1899 ईस्वी। फिर 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और जब स्थापना हो गई विश्वविद्यालय की, तो पटना कॉलेज से आर्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट की करने की व्यवस्था 1917 में की गई। आप देखे होंगे दरभंगा हाउस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री देता है, इसकी व्यवस्था 1917 में पहली बार हुई थी कि पटना कॉलेज से आप पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं आर्ट सब्जेक्ट में, लेकिन साइंस में सुविधा नहीं थी। 1919 में फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल कर सकते थे। साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेने का प्रावधान 1919 में हुआ, ठीक है। फिर विज्ञान में उच्च शिक्षा के विकास के लिए, विज्ञान में कैसे उच्च शिक्षा दी जाए और विज्ञान का कैसे विकास हो, तो 1928 में एक इंडिपेंडेंट कॉलेज के रूप में, एक स्वतंत्र महाविद्यालय के रूप में पटना साइंस कॉलेज की स्थापना की गई, ठीक है। पटना साइंस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विज्ञान में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना था। समझ में आई बात। अब देखिए, इसी समय पाश्चात्य शिक्षा कृषि क्षेत्र में भी शुरू होती है। एग्रीकल्चर में कैसे टेक्नोलॉजिकल या वेस्टर्न, ये मैंने तकनीकी शिक्षा लिख दिया, ठीक ना, लिखना चाहिए था पाश्चात्य शिक्षा, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी पाश्चात्य शिक्षा देता है और कभी उसी को बिहार में तकनीकी शिक्षा के विकास के बारे में आप क्या जानते हैं, ऐसे आ सकता है, ठीक है ना। दोनों का मतलब यही समझिएगा, ठीक है ना। वर्ड अलग अलग है, यहाँ लिखा है मैंने अलग, ठीक ना, लेकिन आ जाएगा वेस्टर्न एजुकेशन या आ जाएगा टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, ठीक है। कृषि क्षेत्र में कैसे पाश्चात्य शिक्षा या तकनीकी शिक्षा को शुरू किया गया, तो पहला काम किया गया 1878 में एक अनुसंधानशाला, एक रिसर्च फॉर्म की स्थापना की गई। कहां पर की गई ना, पूसा में किया गया, ठीक है, वह पूसा में किया गया, पूसा में किया गया। और उसका उद्देश्य कृषि का विकास नहीं था, उसका उद्देश्य था अच्छे किस्म के या अच्छे नस्ल के घोड़े कैसे तैयार हों, इसके बारे में रिसर्च करने के लिए ये अनुसंधानशाला रिसर्च फॉर्म की स्थापना की गई पूसा में, ठीक है। फिर आगे चलकर एक हेनरी फिलिप थे, अंग्रेज। हेनरी फिलिप ने बहुत सारा पैसा अनुदान दिया, और उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे,
उनका भी सहयोग प्राप्त हुआ, जबकि करजन प्रतिक्रियावादी थे, ठीक है ना, भारत का विकास नहीं चाहते थे। लेकिन करजन ने उस मामले में हेनरी फिलिप को सहयोग दिया और 1902 में उसी फॉर्म हाउस में, मतलब फॉर्म हाउस नहीं, रिसर्च फॉर्म में एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर, कृषि शोध केंद्र की स्थापना की गई। कौन मुख्य योगदान दिया है? हेनरी फिलिप और लॉर्ड कर्जन। और इसी को बाद में पूसा विश्वविद्यालय कहा जाने लगा और 1970 के बाद इसको राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से संबंध करके इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। ठीक है। उसी प्रकार अब आगे देखेंगे कि फिर एक कमेटी बनाया था अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए, जिसका नाम है सैडलर कमेटी। ठीक है ना, 1917 में। लेकिन भारत में, बिहार में 1917 के सैडलर कमेटी का तो प्रभाव पड़ा ही, लेकिन आपको स्टार्टिंग बता दे रहे हैं कि बिहार में अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग शिक्षा के विकास के लिए पहला काम किया गया था, जो कि इंजीनियरिंग से कोई मतलब नहीं रखता था, मतलब उससे कोई रिलेशन नहीं था। बिहार में भूमि की माप तौल, मतलब माप जोख, जैसे जमीन मापा जाता है ना फीता से, टेप से, इस काम के लिए ट्रेंड आदमियों के प्रशिक्षण के लिए पटना में एक स्कूल खोला गया, जिसका नाम था पटना सर्वे ट्रेनिंग स्कूल। केवल उद्देश्य क्या था कि हम ऐसे ट्रेंड लोगों को तैयार कर लें, प्रशिक्षित लोगों को तैयार कर लें, जो कहीं भी जमीन की माप को कर दें, जमीन की लंबाई बता दें, ठीक है ना, चौड़ाई बता दें। इसी के लिए पटना सर्वे ट्रेनिंग स्कूल पटना में खोला गया। आगे चलकर 1900 ईस्वी में इसमें अभियांत्रिकी का पाठ्यक्रम, इंजीनियरिंग का सिलेबस या सब्जेक्ट्स ऐड कर दिया गया और 1900 में इसका नाम बदलकर बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कर दिया गया, BSE, बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग इसका नाम 1900 में हो गया। और आज का जो आप NIT देखते हैं वही है, जो महेंद्रू के पास है, वही महेंद्रू। ठीक है। इसी समय सैडलर कमेटी का रिपोर्ट आया और उसने कहा कि प्रौद्योगिकी डिप्लोमा, टेक्नोलॉजिकल डिप्लोमा जरूरी है और स्टूडेंट को, और व्यवसायिक शिक्षा शुरू की जाए, मतलब कमर्शियल एजुकेशन को शुरू किया जाए। इन अनुशंसाओं के आलोक में इसी काल में बिहार में 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना हुई। 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, ठीक है, जो PMCH है। 1947 में DMCH की स्थापना हुई, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है। इसके अलावा 1930 में बिहार वेटनरी कॉलेज की स्थापना हुई, जो कि फुलवारी शरीफ में है, कहाँ, एयरपोर्ट के पास है, ठीक है। ये सैडलर कमेटी का प्रभाव था। सैडलर कमेटी ने जो अनुशंसा की थी उसी के आलोक में PMCH, DMCH, ठीक है, और बिहार वेटनरी कॉलेज की स्थापना हुई। और यहां से बिहार में तकनीकी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा का विकास शुरू हो गया जोरदार ढंग से। इससे पहले नहीं हुआ था, क्योंकि वो भूमि का सर्वे वगैरह वाला उतना इफेक्टिव नहीं था जो अब होने लगा, ठीक है। करते थे, आज भी करते हैं। गांव में हर आदमी भूमि का बहुत बड़ा जानकार समझता है, कितना बोलता है कि हम कदम से माप देंगे, क्या फीता लगाना है, ऐसा भी कहता है, नहीं कहता है। जमीन पर बैठ जाएगा, अब कहीं का जमीन बोलेगा ना, बता देंगे कितना खेसरा है, कितना रकबा, जानता कुछ नहीं है, लेकिन जानकार सब समझता है। वैसे रामचरितमानस है, रामायण, गांव में चले जाइए, पूछिए किसी से, सब अपने आप को ज्ञाता समझता है रामचरितमानस। कहाँ कहाँ का कहानी बताने लगा, दशरथ जी यहाँ गए तो सीता जी वहां आई, ठीक है। कोई भी आदमी बोलता है ना अपने बारे में, लेकिन अगर आप उसकी जानकारी लीजिएगा तो आपको पता चलेगा वो जानकार नहीं है। ऐसे आप रोड पर चले जाइए, गांधी जी के बारे में कुछ पूछिए, रिक्शा वाला भी कुछ दो चार लाइन बोल देगा, चाय वाला भी बोल देगा कि नहीं। इसका मतलब थोड़े कि वो जानकार हो गया गांधी जी के बारे में, नहीं बोल देगा। हमारे राज्य में और ज्यादा जानकार है, गली गली में। अब फालतू समय भी है बात करने के लिए,
आप चाय दुकान पे चले जाइए, 2-4 कप चाय पिलाइए 2-4 आदमी को, देखिए डीलिंग क्या से क्या, नीतीश क्या है, लालू क्या है, सब मोदी क्या है। तो वैसे ही जानकार थे पहले, लेकिन एक एग्जैक्ट साइंटिफिक वैज्ञानिक जांच या माप जमीन का वो सब थोड़ी जानता है। आज भी दावा करता है सब कि हम बस चलेंगे, अब देखते रहिएगा जमीन बता देंगे कितना है, हैं? वो भी सही से होगा तब ना। बिहार सरकार के हर काम पर हमको शंका लगता है तो उसका परिणाम मिलेगा कि नहीं ये देखना है। मैंने एकदम उचित परिणाम होना चाहिए, समझे? कितना लोग अपना उसी में कर्मचारी के साथ मिल बैठ के कम बताएंगे ज्यादा बताएंगे, क्योंकि भारत में भी सामंतवादी व्यवस्था है, ध्यान रखिए, कहीं से भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि डे टू डे का अनुभव बताता है, प्रतिदिन का अनुभव। हो सकता है सर्वे अच्छा हो, ऐसा कामना किया जाए। क्या बता रहे थे हम आपको अभी? एनआईटी बता रहे थे, वही एनआईटी है जो बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है, ठीक है। इसी समय महिलाओं के शिक्षा का भी विकास शुरू हुआ बिहार में। पटना में सबसे पहला कदम यह हुआ 1847 में सेंट जोसेफ स्कूल महिला के लिए खुला, ठीक है। फिर 1867 तक 1867 में 2 और स्कूल पटना में खुला, और इसके साथ साथ पटना के अलावा दूसरे शहरों में भी महिला के शिक्षा के विकास के लिए स्कूल खोले गए। इसी समय 1914 में बिहार और उड़ीसा की सरकार, दोनों एक ही राज्य था, बिहार और उड़ीसा की सरकार ने एक कमेटी की स्थापना की कि महिलाओं में शिक्षा का क्या स्तर है और कैसे इसको विकसित किया जाए, उनमें शिक्षा के स्तर को। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने एक अनुशंसा की कि प्रत्येक कमिश्नरी में, प्रत्येक प्रमंडल में कम से कम एक वुमेन कॉलेज खोला जाए, मतलब महिला महाविद्यालय खोला जाए। उसके बाद इस कमेटी ने यह कहा कि महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो बहुत कम है। उसने कहा कि 0.7% 1927 में इन्होंने बताया है कि महिलाओं में साक्षरता दर 0.7% है। ये क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, 1927 में बिहार की महिलाओं में साक्षरता दर कितना था, ठीक है। इसी समय ब्रिटिश सरकार ने 1929 में हार्टोंग कमेटी शिक्षा के विकास के लिए नियुक्त किया कि हार्टोंग कमेटी कोई अनुशंसा करे कैसे शिक्षा का विकास भारत में हो। तो हार्टोंग कमेटी ने बिहार में महिलाओं के शिक्षा के विषय में प्रकाश डाला। उसने कहा कि यहाँ 25 लाख महिलाओं में सिर्फ 1,25,000 महिलाएं शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, और 1,16,000, ठीक ना, 25 लाख महिलाओं में से सिर्फ 1,16,000 महिलाएं शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, यानी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। उसमें भी उसने कहा कि 1,16,000 में से भी 1,10,000 जो महिलाएं हैं वो प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, और प्राथमिक शिक्षा में भी एकदम नीचे के क्लास में, क्लास 1, 2, 3, ठीक ना, और बहुत कम महिलाओं का प्रतिशत ऊपर के क्लास में। इसलिए बिहार में महिला की साक्षरता की स्थिति दयनीय, ये उसने कहा था हार्टोंग कमेटी। इसीलिए बिहार में महिला शिक्षा को ज्यादा तवज्जो दिया गया, ठीक है ना, और धीरे धीरे महिला स्कूलों की संख्या बढ़ती गई और महिला शिक्षा के विकास के लिए सरकार ने प्रयास करना शुरू किया। इसी समय मुसलमानों में भी आधुनिक शिक्षा के विकास का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया, लेकिन सरकार से अधिक योगदान खुद मुसलमानों के ही बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, ठीक है। जैसे मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा के विकास का प्रेरणा सर सैयद अहमद खान से मिला था, जो अलीगढ़ आंदोलन और अलीगढ़ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करके मुसलमानों को आधुनिक बनाया जाए और उनमें जो अंधविश्वास, दकियानूसी सोच है उसको दूर किया जाए। और इसी प्रेरणा से
1872 में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई इमदाद अली खान के द्वारा। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी इमदाद अली खान 1872 में मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया और उसका एक ब्रांच 1873 में पटना में स्थापित किया गया। नहीं, मुसलमान की बात कर रहे हैं महिला। उसके अलावा मोहम्मदन एजुकेशनल सोसाइटी कलकत्ता में जो था उसका भी एक ब्रांच पटना में स्थापित किया गया और मोहम्मदन एजुकेशनल सोसाइटी ने ही पटना सिटी में 1886 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो अरेबिक स्कूल अभी भी है वो की स्थापना की। सिटी में मोहम्मदन एंग्लो अरेबिक स्कूल पटना सिटी में 1886 में स्थापित किया गया था और शमसूल उलेमा और मोहम्मद हसन दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इसकी स्थापना 1886। इसके अलावा भारत के धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के कई लोगों ने बिहार में शिक्षा के विकास में अप्रतिम योगदान दिया है, जैसे राम मोहन राय। देखेंगे राम मोहन राय सेमिनरी है, देखे नहीं है? पटने में है, पटना में हम भी हैं, आप भी हैं, यहीं पर है, खजांची रोड में। दूसरी बात कि दयानंद सरस्वती ने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल डीएवी स्कूल की भी स्थापना की। ठीक है, इन लोगों के चलते भी बिहार में पाश्चात्य शिक्षा या तकनीकी शिक्षा की मतलब शुरुआत हुई और इनके प्रयास से बिहार में पाश्चात्य शिक्षा ने के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया। यही इतना लिखना है, फालतू बात नहीं लिखना है। आप यहाँ लिखे हम पाश्चात्य शिक्षा क्या लिखे हैं? टेक्नोलॉजिकल शिक्षा लिखे, तकनीकी शिक्षा। इसको आप अब लिख देके तकनीकी शिक्षा भी कर सकते हैं। अब बताइए, इसमें कुछ पूछना है तो हम दूसरा बात करेंगे, ठीक ना? फ्री, अरे महाराज यहाँ है नहीं डीएवी स्कूल, तो अलग से डीएवी कौन खोल देगा? पूरे भारत में है, हैं? उस समय की बात कर रहे हैं कि अभी की बात हम कर रहे हैं? उस समय बिहार में कैसे विकास हो वो लिखेंगे ना आप। अभी तो उसमें चोरी भी होता है, पैसा देके एडमिशन नंबर भी बढ़ाया जाता है, तरह तरह का स्कैंडल भी होता है डीएवी स्कूल में, पेपर में आता है। यहाँ तो कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए। पहले भी प्राइवेट ही था वो, जब स्थापित हुआ था, जान लीजिए आप, कभी सरकारी नहीं रहा है वो। लेकिन उसमें टीचर बन जाएगा तो सरकारी जैसा मजा है, वेतन भी ज्यादा है। ठीक है, बाकी प्राइवेट स्कूल से बढ़िया, उसमें वेतन अच्छा है, सुनते हैं, हमको कोई बताया नहीं, सुनते हैं हम। चलिए आज क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करना है, ठीक है? खाली पढ़ाने से नहीं मतलब, और सीरियस आप लोग हैं भी नहीं, पढ़ने के एक 2-4 महीने में पीटी हो ही जाएगा, गारंटी है। 4 महीना न लगेगा, 2 ही महीना में हो जाएगा। कौन सा बीपीएससी होने वाला है?
मेंस पर ही डिस्कशन करना है ज्यादा हमको, पीटी थोड़ा सा देखते हैं। आप बनाइएगा पहले, ठीक ना। ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। थोड़ा पढ़ाएं, थोड़ा आप देख लें, आप क्या पढ़ते भी हैं, कैसे ही उठ के चले आते हैं। पीडीएफ बना लेना चाहिए था, इतना लिखने से ज्यादा अच्छा था। इसका आंसर बताइए तो। ठीक है जी। बताइए इसका आंसर। महेश दास लिखे हैं। हम्म हम्म है? नहीं, बताइए क्या इसका आंसर होगा आपके हिसाब से, व्याख्या कीजिए।
क्या लिखे हैं क्वेश्चन पढ़िए तो। बीरबल बिहार का था। आप लोग हम सही भी बताएं तो आपका आंसर गलत हम मान रहे हैं। बीरबल बिहार के थे। क्या लिखे हैं क्वेश्चन पढ़े पहले कि महेश ठाकुर जो बिहार के थे। अब ऐसे अंदाज से बोल देने से क्या अकबर हम मान लेंगे सही। हम बीरबल के बारे में कुछ पूछे भी नहीं है भाई। हम बिहार के क्वेश्चन से पूछे, बिहार के इतिहास से। तो अब बीरबल कहां से आ गया बीच में। पढ़ाए भी हैं क्लास में, लिखवाए भी हैं। महेश ठाकुर दरभंगा के थे। दरभंगा महाराजा के खानदान के पूर्वज थे और अकबर ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर दरभंगा के एरिया उनको छोड़ दिया। इसमें बीरबल कहां से आ गया। यही बिहार का इतिहास जानना है आप लोग। भैया कि अंदाज से नहीं बनाना होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगली बार से पीडीएफ बना रहेगा, ठीक ना, लिखना नहीं पड़ेगा। बताइए इसका आंसर। और कोई नहीं बताएंगे। लिखने से खाली होता ही आएगा। पहले देखिए क्वेश्चन, प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पे। दोनों गलत हैं आप लोग। अजात शत्रु सही है। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ पढ़िए। सबसे पहला शासक पाटलिग्राम की नींव डाली थी अजात शत्रु ने, और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था उज्जैन में। फिर से पढ़ लीजिए। लैंग्वेज से ही क्वेश्चन सही या गलत होता है। पहले ही क्वेश्चन गलत पढ़ेंगे आप। लिखा है कि पाटलिपुत्र नगर स्थापना कार्य से कौन नगर बनाया। कहाँ लिखा है किसमें राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए। ये ओवरऑल हिस्ट्री का क्वेश्चन है।
ये मेरा क्वेश्चन बनाया हुआ, ये आया हुआ नहीं है, ठीक है ना, ये मत सोचिए, आ सकता है लेकिन। पूरा हिस्ट्री का भी सवाल है, बिहार का भी सवाल है, पूरा हिस्ट्री में ही बिहार है। हिस्ट्री को बांटा नहीं जा सकता है, बिहार का अलग इतिहास है, भारत का अलग इतिहास है। असल में आप लोग सोचते हैं कि फ्री का क्लास है, फ्री का पढ़ाई है, सीरियसली नहीं फायदा उठाएगा तो बाद में इतना फ्रस्ट्रेशन होगा आपको कि बाद में याद कीजिए, समय वेस्ट कर रहे हैं आप लोग। इतना सामान्य सा सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए, कैसे आप पीटी में बैठेंगे। मगध को व्रात्य क्षेत्र कहा गया है अथर्ववेद में, और कहा गया है कि इस क्षेत्र के लोगों को ज्वर द्वारा ग्रसित किया जाए। मगध क्षेत्र को अपवित्र मानते थे आर्य, ठीक है, इसीलिए व्रात्य मतलब पतित होता है, व्रात्य क्षेत्र माना गया है मगध। बताइए कितना सिंपल सा सवाल है, यानी बिहार को व्रात्य क्षेत्र घोषित किया गया है मगध। ये पढ़ रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? बताइए। यही पीटी में बैठिएगा आप लोग, कैसे सोचिएगा, कहिएगा कट ऑफ इतना रहता है, कुछ कट ऑफ नहीं रहता है, जो पढ़ता नहीं उसके लिए कट ऑफ। बिहार में वहाबी आंदोलन के एकमात्र नेता विलायत अली, बस, विलायत अली ही बिहार में वहाबी आंदोलन के नेता। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अंत तक विलायत अली रहे। लास्ट में वहाबी आंदोलन का नेता अहमदुल्ला हुआ है,
उनके मरने पर। अहमदुल्ला से पहले मकसूद अली। लेकिन जब भी क्वेश्चन आएगा कि बिहार में भावी आंदोलन के नेता कौन थे, विलायत अली। उन लोगों का नाम अगर रहता उसमें, मकसूद अली, अहमदुल्ला, तब आप एक से अधिक कह सकते थे। नामे नहीं है तो आपको अपना कॉमन सेंस होना चाहिए कि विलायत अली। आदमी था, वो भारत के थे, बिहार के पूछ रहे क्वेश्चन, पढ़िए नहीं, बिहारी आंदोलन के बिहार में लिख रहे हैं हम। तो बिहार के थे सैयद अहमद, बरेली के थे। तो पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्या पूछा जा रहा है, गलत आंसर होगा ही। सैयद अहमद खान ने भारत में नेतृत्व किया था। कितना समझ गया ना कैसे पढ़ना है, देख लीजिए कितना माइन्यूटली पढ़ना है, कितना सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ना है जो लिखवाते हैं हम। ऐसे नहीं होता है सिलेक्शन। बहुत दिमाग लगा के मत, 2 ही घंटा पढ़िए, एकदम कंसंट्रेट करके पढ़िए। और बाहर के लोगों से कम बात कीजिए, तभी पढ़िएगा, खासकर स्टूडेंट्स। और आपका क्षमता बाकी स्टूडेंट कम कर देगा। जो 6 घंटा पढ़ने का आपके पास स्टेमिना है, तो 80% वाहियात ही है सर स्टूडेंट। बात कर लीजिएगा तो 6 घंटा से आपका स्टेमिना घट के 4 घंटा हो गया। और आदमी समझता नहीं है, मन लगता है, मनोरंजन में बात करता है ना। कहीं बैठ जाइएगा, बात होने लगा आधा घंटा, सोचे कि आधा घंटा हम चले आएंगे, फिर तरह तरह का टॉपिक रंग बिरंगा उठा देगा, करीब करीब 1.5-2 घंटा। अब बात की जैसे रोज की प्रक्रिया कीजिएगा तो आपका स्टेमिना पढ़ने का जो है 6 घंटा से घट के 3 घंटा पर आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है पढ़ाई तपस्या का चीज है, यानी अकेले रहना, ठीक है ना। और कोशिश कीजिए कि किसी के साथ रूम में नहीं रहा जाता है। सड़ा हुआ रूम रखिए लेकिन अकेले रहिए, तब आप अपने हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से पढ़ाई करेंगे। अगर बाहर रहते हैं तब, नहीं तो कितना टाइम बर्बाद होता है, फलाना जी चिलाना जी, समझे ना। कोई जी आपका सिलेक्शन नहीं कराएंगे, आप अपने शरीर और दिमाग से पढ़िएगा तभी सिलेक्शन होगा। कोई एग्जाम्पल भी नहीं रखा जाता है, फलाने का एसडीएम हो गया, फलाने का आईएएस में, उससे क्या हो जाएगा, महामानव तो नहीं हो गए। किसी को एक एसडीएम हो गए, डीएम हो गए, तो महामानव नहीं हो गए। पढ़े थे, हम भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ऐसे सोचिए। ऐसा भी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाइएगा, एसडीएम हो जाएगा तो आप दुनिया के सबसे विद्वान आदमी है, ऐसा भी नहीं। हाँ, चांस होता है, लेकिन किसको चांस फेवर, किसको चांस मिलता है, जो पढ़ता है लगातार। जैसे समय बर्बाद हो रहा है, ठीक ना। हम चाहते हैं ना कि पढ़ाई करना चाहिए तो फुल पढ़ाई कीजिए, नाटकबाजी नहीं करना चाहिए। किसी भी लाइन में जाइए तो उसी पे एकदम कंसंट्रेट कर जाइए, आधा अधूरा मन से नहीं होना चाहिए। और कोई काम खराब नहीं, किराना दुकान चलाना है, किराना दुकान ही चलाइए, उसी दुकान से 5 दुकान हो जाएगा। एग्जाम्पल बता रहे हैं हम। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करके नौकरी ले लीजिए, क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट खेलिए, गाना गा रहे हैं तो गाने ही में आगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा सब चीज का जानकारी लेना और किसी में मास्टरी नहीं होना, ये बहुत वाहियात काम। देख लिए पीटी का सवाल ना। अब आइए मेंस पर। थक गए आप लोग। देखिए जो हम चाह रहे तो हो ही गया। देखिए क्वेश्चन आया अभी जो आज जो टॉपिक पढ़ाए हैं 67 में, उसका क्वेश्चन भी आया। देखिए 1857 से 1947 के मध्य बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम को अनुरेखित कीजिए। देखिए ट्रेस द कोर्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1857 टू 1947।
देख रहे हैं ना, वही चीज पढ़ा रहे थे। अब आप इसको कैसे लिखिएगा, चाहे छोड़िए, आज का टॉपिक नहीं, किसी और टॉपिक को लेते हैं, ठीक है ना। ये तो करंट अफेयर्स आ गया, वही वाला नहीं, वो पूरा लिखवाना है, पूरा लिखवाना है वो। आज का आज ही लिखवाएंगे तो कहिएगा कि आज ही पढ़ाए, आज ही बना। चलिए देखिए, पहला सवाल नहीं, कोई टेढ़ा मेढ़ा सवाल, बहुत आसान सवाल। देखिए मेंस का सवाल है, 38 नंबर का है। चंपारण सत्याग्रह वाजे वाटर शेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल एक्सप्लेन। क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। पहले आपसे डिस्कशन करेंगे, लिखवा क्या दे, पहले आपका आईक्यू देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बताइए तो। चंपारण संघर्ष सत्याग्रह संघर्ष है ना, नहीं सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष में एक निर्णायक मोड़। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुई, बताइए आप, जिसको आ रहा है बताइए, एक लाइन में बताइए क्या कह रहा है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। फ्रीडम में ये चंपारण सत्याग्रह जो है ये एक दिन है इंडिया के लिए, तो आगे में तो जीत सकते हैं, एक दर्पण है जीत। सड़क पर चलते हैं आप हाईवे पे तो देखते हैं जगह जगह नोटिस लगाता, आगे तीखे मोड़ है, नहीं लिखा रहता है। एक क्वेश्चन यही कह रहा है, इसका मतलब समझिए क्यों लिखा रहता है आगे तीखे मोड़ है, चाहे ऐसे लिखा रहता है, यू टर्न लिखा रहता है ना। अभी तक स्वाधीनता संघर्ष जो आ रहा था भारत में, चल रहा था चंपारण सत्याग्रह से पहले, उससे बिल्कुल विपरीत अब चलने लगा। कहने का मतलब ये है, अभी तक जो स्वाधीनता संघर्ष चल रहा था भारत में, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके बाद 1917 तक चला ना स्वाधीनता संघर्ष। लेकिन जैसे ही चंपारण सत्याग्रह हुआ और सफल हुआ, उसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष की दूसरा बदल का स्वरूप दूसरा हो गया। कैसे स्वरूप दूसरा हो गया कि अब गांधी जी एक सर्वमान्य नेता के तौर पर भारत में, और जो पहले का स्वाधीनता आंदोलन था या संघर्ष था, उसका जनाधार व्यापक हो गया। इस आंदोलन के कारण राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय जागरण गांव गांव कस्बे में हर वर्ग के भीतर पहुंच गया, जैसे किसान, मजदूर, महिलाएं, ठीक है। और अभी तक राष्ट्रीय स्वाधीनता जो संघर्ष था
वो व्यापक प्रसार नहीं रख पाया था, मतलब व्यापक फैलाव नहीं था। लेकिन अब राष्ट्रीय आंदोलन का व्यापक जनाधार हो गया, व्यापक प्रसार हो गया, मैंने चारों तरफ फैल गया, हर वर्ग इसमें सहभागिता करने लगा और राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदल गई और उसका स्वरूप बदल गया। ये लिखना है और जितना डील कर सकते हैं उतना डील करेंगे। और ये भी लिखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह की सफलता के कारण ही आगे के जन आंदोलनों ने प्रेरणा का काम किया, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक ना। तो इसका होता है आंसर फॉर्मेट, उत्तर प्रारूप। अच्छा, आदर्श उत्तर प्रारूप क्या होता है इसको देखिए। पहले क्या लिखेंगे, पहला जो इंट्रोडक्शन देंगे, पहले तो 4 लाइन लिखना है, 5 लाइन चंपारण सत्याग्रह के बारे में, 5 लाइन भी नहीं, 4 लाइन। कुछ जो स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे ना, 2 3 4 लाइन क्या है चंपारण सत्याग्रह, क्या हुआ था, बस शॉर्ट में, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। इन्हें चंपारण सत्याग्रह होता क्या है, ये प्रश्न आया। अब लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में जितना जानते हैं, ये राजकुमार शुक्ल, महादेव देसाई, ठीक ना, मुजफ्फरपुर, बेतिया, मोतिहारी, वही भर देते हैं और खुश रहते हैं रिजल्ट आने तक, बहुत बढ़िया लिखे हैं, नंबर नहीं आएगा, ठीक है ना। पहले ये देखना चाहिए क्या कह रहा है ये। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अभी तक जो स्वाधीनता संघर्ष चल रहा था, उसके बाद जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, जिससे इस स्वाधीनता संघर्ष का स्वरूप बदल गया और इसका स्वरूप नया हो गया और इसकी दिशा बदल गई, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो पहले लिखेंगे परिचय, इसमें चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएंगे, ठीक ना। पहला उत्तर का पैराग्राफ पॉइंट, दूसरा लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, दूसरा पॉइंट, चंपारण सत्याग्रह से पहले का स्वाधीनता संघर्ष। आखिर बताइएगा ना, तब ना एग्जाम में जानेगा कि पहले क्या था, क्या कहना चाह रहा है। हम्म हम्म हम्म
ऐसे लिखा जाता है मेंस का आंसर, ठीक है। अब आया चंपारण सत्याग्रह। 80% आदमी क्या करता है कि लगता है लिखने कब हुआ था, राजकुमार शुक्ल बुलाने गए थे कि कौन गया था, गांधी जी आए, ये किए वो किए, वैसे थोड़ी नंबर आएगा, नहीं आएगा नंबर। टाइम क्या हुआ है जी अभी? थोड़ा देर और पढ़ सकते हैं। मिटा देना, मिटा देना। इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा आप लोग। 1340-57। लिख लिए हैं? लिख लिए क्वेश्चन ना? ये पानी कब का है ये? अभी का? ना ना रंदी बेटी, ठीक है इसका आंसर। और ये टॉपिक हमको लिखवाना भी था, आज पढ़ाए थे।
देखिए क्वेश्चन आ गया, लिखिए पहला हेडिंग क्या लिखना है, क्वेश्चन का आंसर लिखिए। बिहार में शिक्षा की एक समृद्धशाली परंपरा, बिहार में शिक्षा की एक समृद्धशाली परंपरा। जैसे नालंदा विक्रमशिला। एवं उदंतपुरी आदि। अब इसको आप हम विस्तार नहीं करवा रहे हैं, अब 2 लाइन, इससे ज्यादा विस्तार भी मत कीजिएगा। 2 लाइन, यहाँ पे हजारों, मतलब यहाँ पे देश विदेश से विद्यार्थी आकर पढ़ाई करते थे और शिक्षा के महत्वपूर्ण के अंतर 2 लाइन लिख सकते हैं। हम जान के नहीं लिखवा रहे हैं आपको, बहुत लंबा विस्तार हो जाएगा, ठीक है ना, अब थक जाइए। पॉइंट ही लिखवा रहे हैं, लेकिन इसमें 1 लाइन जोड़ सकते हैं आप। यहाँ पे वर्ड 300-400 वर्ड में, तो नहीं भी जोड़िएगा तो भी काम हो जाएगा। इतना ही से लिख समझ जाएगा एग्जामिनर की जान रहा है, नालंदा विक्रमशिला उदंतपुरी से बता रहा है, इसका मतलब कि जान रहा है, ठीक है ना। अगर आप इसमें चाहे तो 1 लाइन जोड़ सकते हैं कि इसमें देश विदेश से दूर के विद्यार्थी आकर पढ़ते थे। ठीक ना। दूसरा पॉइंट, मध्यकाल में भी शिक्षा के विकास के प्रयास शासकों के द्वारा किए गए। मध्यकाल में भी शिक्षा के विकास के प्रयास शासकों के द्वारा किए गए। लेकिन पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा का विकास, लेकिन पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा का विकास अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद ही शुरू हो सका। इसलिए पैराग्राफ चेंज करके अगला पॉइंट मध्यकाल में तो फिर पीछे आया है। अभ्यार्थी जी आ जाता नालंदा विश्वविद्यालय को राष्ट्र के हिसाब से नालंदा बख्तियार खिलजी शासक नहीं ना था, वो सेनापति था। लेकिन बहुत सारा हिस्टोरियन ये भी मानता है सर कि उसके बाद उसको जलाया गया या नहीं गया, कोई साक्ष्य नहीं है। नहीं मान लीजिए ठीक है, तोड़ा भी होगा, इसका मतलब वो न उसने न तोड़ा है कि मध्यकाल में केवल वही शासक नहीं ना, सेनापति नहीं ना है, सल्तनत काल से लेकर मुगल काल तक कितने शासक हुए, ऐसा थोड़े कि सबने शिक्षा का विकास नहीं किया। फिर सीधे इनकार कर जाना, मध्यकाल में बहुत सारा ऐसा प्रगति हुई कि बाद में कभी भी वैसा भारत में प्रगति नहीं हुआ है। जैसे कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, स्थापत्य कला में जो विकास हुआ है, साहित्य में जो विकास हुआ है मध्यकाल में, आगे किसी भी जगह भारत में नहीं हुआ। इसलिए कभी भी हिंदू मुस्लिम इस तरह का मतवाद के आलोक में हिस्ट्री को नहीं पढ़ा जाता है। अभी जो आप देखते हैं जितना सांप्रदायिक भावना भारत में है, मध्यकालीन भारत में ऐसा नहीं था। झूठा मूठा आरोप लगाया जाता है, सब हिंदू मुसलमान एक तरह भाई की तरह रहते थे, ठीक है। हिस्ट्री लिखने वाले कुछ ऐसे बेकार लोग हैं कि ऐसा तोड़ मरोड़ के हिस्ट्री लिखे हैं सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए, ठीक है ना। आप देखेंगे सल्तनत काल के कई शासक
अपना जो ऑफिशियल था वो हिंदू को रखते थे। समझ के बात, इस तरह की भावना नहीं थी उस समय। ये बाद में नेताओं के द्वारा वोट बैंक की राजनीति है, इस सब किया गया है। और औरंगजेब भी है तो वो भी आर्थिक कारण से, प्रशासनिक कारण से हिंदू विरोधी उपाय किया है। वो उसका कारण आर्थिक और प्रशासनिक कारण, ठीक है। मुसलमान सबसे अधिक बेरोजगार थे उसके काल में, और उनको कुछ करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उसने कहा कि मुसलमानों से 5% कर लिया, हिंदुओं से 5% लिया जाएगा तो तुमको 2.5% पे ही काम करना है। तो भी मुसलमान नहीं कर रहे थे, वो राज्य पर भार के तरह थे। तो कहा, पैसा भी तो नहीं था। तो उसने कहा कि चलो 2.5% भी टैक्स हटा दे रहे हैं, लेकिन तुम काम करो, राज्य पर भार मत बनो। अब हिंदू क्या करते थे, नहीं, मुसलमान क्या करते थे कि हिंदुओं के भी माल को अपना माल बता के बिना टैक्स के ले जाते थे। वही काम शुरू में हिंदू भी करते थे। इस तरह भावना नहीं था उस समय। औरंगजेब, अकबर और सब कहानी बनाया गया है बाद में, ठीक है। सब आर्थिक प्रशासनिक कारण से फैसला लेता था शासक। कहीं भी मोहम्मद बिन तुगलक के कई अधिकारी हिंदू थे, हिंदू त्योहार में वो हिस्सा लेता था, ठीक है ना। ये सब मैटर से नहीं पढ़ना चाहिए हिस्ट्री। समाज में तो 80% लोग गलत बात बताते हैं। क्या लिखवाए, लिखिए पहले। मध्यकाल में भी शिक्षा के विकास के प्रयास आपको बदलते, लेकिन पाश्चात्य शासन की स्थापना की। फिर पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। इस दिशा में अंग्रेजी सरकार के साथ साथ बिहार में पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, अंग्रेजी सरकार के साथ साथ बिहार के बुद्धिजीवियों और कुछ शासकों का भी बहुमूल्य योगदान रहा। लिखिए, बुकानन एक आदमी है, बुकानन ने बिहार में शिक्षा के विकास में महाराजा दरभंगा के बहुमूल्य योगदान की चर्चा की है। महाराजा दरभंगा के बहुमूल्य योगदान की चर्चा की है। इनके साथ टेकारी महाराज का भी नाम आता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। 1844 ईस्वी में बिहार के शैक्षणिक स्थिति पर एडम का सर्वेक्षण आया। जिसमें बिहार में साक्षरता दर
7.75% होने की बात की गई। सेवन 7.75। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज कीजिए। 1854 ईस्वी के वुड्स डिस्पैच जिसमें व्यावसायिक शिक्षा एवं तकनीकी विद्यालयों को खोलने की बात की गई थी। इस संदर्भ में 9 जनवरी 1863 को उच्च शिक्षा के लिए पटना कॉलेज की स्थापना की गई। उसके बाद मुजफ्फरपुर, मुंगेर आदि में कॉलेज खोले गए। अठारह सौ 99 में बीएन कॉलेज एवं 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पीटी का भी इंफॉर्मेशन है इसमें। पूर्ण विराम के बाद लिखिएगा पटना कॉलेज से कला में स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेने की शुरुआत 1917 और रसायन एवं भौतिकी में स्नातकोत्तर डिग्री लेने की शुरुआत 1919 से हुई। इसी में लिखना है पूर्ण विराम के बाद विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के विकास के लिए एक स्वतंत्र महाविद्यालय के रूप में
एक स्वतंत्र महाविद्यालय के रूप में, इंडिपेंडेंट कॉलेज के रूप में पटना साइंस कॉलेज की स्थापना 1928 में हुई। पटना साइंस कॉलेज की स्थापना 1928 में हुई। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए आप। कृषि के क्षेत्र में तकनीकी विकास 1878 ईस्वी में पूसा में एक अनुसंधान फॉर्म की स्थापना से हुआ, जो अच्छे नस्ल के घोड़ों को तैयार करने के लिए बनाया गया था। पूर्ण विराम के बाद लिखना है। हेनरी फिलिप के अनुदान एवं कर्जन के सहयोग से इसी फॉर्म में एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर की स्थापना 1902 में की गई, जो आगे चलकर पूसा विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पूसा विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पूर्ण विराम बाद लिखिएगा। संप्रति यह राजेंद्र विश्वविद्यालय, संप्रति मतलब हाल में, अभी, संप्रति यह राजेंद्र विश्वविद्यालय के रूप में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। पैराग्राफ चेंज कीजिए। अभियांत्रिकी मीन्स इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी के क्षेत्र में
बिहार में पहला प्रयास भूमि मापने वालों के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना से हुआ। भूमि मापने वालों के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना से हुआ। और पटना में क्या लिखा हुआ उसमें, क्या बताए थे? पटना सर्वे ट्रेनिंग स्कूल, पटना सर्वे ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना हुई। आगे चलकर इसमें अभियांत्रिकी के पाठ्यक्रम जुड़ गए, अभियांत्रिकी के पाठ्यक्रम जुड़ गए, जिससे 1900 ईस्वी में 1900 एडी मतलब 1900 ईस्वी में इसका नाम बदलकर बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कर दिया गया। बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कर दिया गया। जो आज एनआईटी कहलाता है। अंग्रेजी में एनआईटी, हिंदी में मत लिखिएगा। एन फिर बिंदु दीजिएगा, फिर आई फिर बिंदु, फिर टी। पैराग्राफ चेंज कीजिए, पॉइंट नहीं है लेकिन पैराग्राफ चेंज कीजिए। हर नया बात अलग अलग पैराग्राफ में कहना उचित होता है। देखिए 1917 के सैडलर कमिटी, ब्रैकेट में शिक्षा क्षेत्र लिख दीजिए, सैडलर कमिटी ब्रैकेट में शिक्षा क्षेत्र की अनुशंसाओं के आलोक में, की अनुशंसाओं के आलोक काट दीजिए, की अनुशंसाओं जिसमें प्रौद्योगिकी डिग्री उपाधि, प्रौद्योगिक डिग्री उपाधि एवं व्यवसायिक शिक्षा की बात की गई थी। जिसके आलोक में बिहार में 1926 में आईएसएम, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, आईएसएम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, कॉमा माइंस। अगला लिखिए 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज, 1947 में डीएमसीएच दरभंगा मेडिकल कॉलेज,
1930 में बिहार वेटनरी कॉलेज, लिख लिए। 47 की स्थापना की गई। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज कीजिए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालयों की स्थापना भी की गई, जैसे 1891 में हिंदी में प्राच्य होता है, इंग्लिश में ओरिएंटल होता है। उदाबक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, उदाबक्स प्राच्य पुस्तकालय, जिसे 1969 में संसद के कानून द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। पूर्ण विराम के बाद लिखना है 1932 ईस्वी में बिहार उर्दू पुस्तकालय पटना में 1932 बिहार उर्दू पुस्तकालय पटना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पैराग्राफ चेंज। महिला शिक्षा के विकास के लिए 1847 में पटना में स्टार्टिंग में 2 लाइन छोड़ दिए हैं, अभी याद आ रहा है, लिखना है, मैंने इंफॉर्मेशन है, अभी खत्म करेंगे आंसर तो बोलिए क्या छोड़े थे, ठीक ना। 1 लाइन छूट गया है, ठीक है, अभी याद आया। पहले लिखिए 1847 में सेंट जोसेफ स्कूल और 1867 में 2 अन्य बालिका विद्यालय, और 1867 में 2 अन्य बालिका विद्यालय। देखिए, बिहार और उड़ीसा की सरकार ने महिला शिक्षा के विकास हेतु एक समिति का गठन किया था। एक समिति का गठन किया था जिसने 2 बातों पर बल दिया, जिसने 2 बातों पर बल दिया। डैश बांकीपुर और कटक में, बांकीपुर और कटक, वहां पे महिला स्कूल हाई स्कूल था। बांकीपुर और कटक में स्त्रियों के लिए इंटरमीडिएट श्रेणी खोली जाए। मैंने महिला के लिए, लड़कियों के लिए इंटरमीडिएट श्रेणी खोली जाए। और
प्रत्येक प्रमंडल में कम से कम 1 महिला महाविद्यालय हो की स्थापना हो, 1 महिला महाविद्यालय की स्थापना हो। इसी में लिखिएगा पूर्ण विरांगवाद। हारटोंग कमेटी 1929, हारटोंग, रुक जाइए, इसने कुछ और भी कहा था इस कमेटी ने, पूछ देगा आपको क्वेश्चन, पीटी में तो नहीं बना पाएंगे आप। देखिए इस कमेटी ने 1927 में साक्षरता दर 0.7% बताई थी, 0.7% बताई थी। अब लिख सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके, हारटोंग कमेटी 1929 ने बिहार के संबंध में बताया कि कुल 25 लाख महिलाओं में 1,16,000 शिक्षा से जुड़ी हैं, और उसमें भी 1,10,000 प्राथमिक शिक्षा से संबद्ध है, प्राथमिक शिक्षा से संबंध है। पैराग्राफ चेंज। मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की प्रेरणा सैयद अहमद, आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की प्रेरणा सैयद अहमद के द्वारा हुई थी। इस दिशा में 1872 ईस्वी में बिहार साइंटिफिक, क्या नाम है इसका, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इमदाद अली खान द्वारा, लिखवा दी 1872, और इसकी शाखा 1873 में पटना में खुली। में एक और संस्था था, कलकत्ता में था, लेकिन उसका ब्रांच पटना में भी खुला। क्या था बताए थे क्लास में, 2-2 3-3 बार बताए थे, आज ही बताए थे। मोहम्मडन लिटरेरी एसोसिएशन, क्या महाराज याद रखते हैं, मोहम्मडन लिटरेरी एसोसिएशन की शाखा भी पटना में खुली। मोहम्मडन लिटरेरी एसोसिएशन की भी शाखा पटना में खुली, और
एक तो और संस्था है मुसलमानों का, वो भी आपको जानना चाहिए। वो क्या है याद नहीं आ रहा हमको, वही तो खोजना चाह रहे हैं। मोहम्मडन एजुकेशनल सोसाइटी है, लिटरेरी एसोसिएशन नहीं, लिख लीजिए मोहम्मडन एजुकेशनल सोसाइटी। मोहम्मडन एजुकेशनल सोसाइटी का गठन पटना में हुआ। हाँ, मोहम्मडन एजुकेशनल सोसाइटी का गठन पटना में हुआ, जिसने पटना सिटी में 1886 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो अरबिक स्कूल, मोहम्मडन एंग्लो अरबिक स्कूल 1886 में मोहम्मडन एंग्लो अरबिक स्कूल की स्थापना हुई, जिसमें प्रमुख भूमिका शमसूल उलेमा और मोहम्मद हसन की थी। शमसूल उलेमा एवं मोहम्मद हसन की थी। ये बात दोबारा बोल दी, शमसूल उलेमा और मोहम्मद हसन की थी। बोल रहे हैं तो आप पूछ रहे हैं प्रमुख भूमिका। नीचे एक लाइन और लिखिए, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेताओं जैसे दयानंद सरस्वती, राम मोहन राय की भी प्रमुख भूमिका रही। जैसे डीएवी स्कूल, राम मोहन राय सेमिनरी आदि। एक लाइन छूट गया है ना शुरू में, देखिए तो छूटा नहीं है, मतलब उसको ऐड करना है मेरे हिसाब से। शुरुआत कहां से की है क्वेश्चन आंसर का? छूटा नहीं है, हम चाह रहे हैं ऐड कर देना। बोलिए, देखिए क्या पढ़िए। उसके नीचे पढ़िए ना, उसके नीचे पढ़िए, मध्यकाल के नीचे पढ़िए। अंग्रेजी सरकार के बिहार के शासकों का बहुमूल्य योगदान रहा। जैसे आनंद ने बिहार में शिक्षा के विकास में के बहुमूल्य योगदान की चर्चा की है। के साथ जो टेकारी महाराज का भी नाम आता है। उसके नीचे पढ़िए। 1844 ईस्वी में बिहार के शैक्षणिक स्थिति पर एडम का सर्वेक्षण आया, जिसमें बिहार में साक्षरता दर 7.5% होने की आशंका की है। हाँ, 1854 ईस्वी के फूड डिस्पेंस, चलिए 1854 से पहले ऐड कर दीजिए, तो वही हम एक लाइन छूट गया था। 1835 में पटना में विद्यालय या स्कूल खोला गया, और पूर्णिया में भी। बढ़िया जगह पर लिख लीजिए, वहां लिख लीजिए कि गैप है एक लाइन। पीटी का भी इंफॉर्मेशन इसलिए लिखवा रहे हैं, नहीं लिखिएगा तो मेंस का आंसर हो गया है, लेकिन यहाँ पर पीटी का भी इंफॉर्मेशन जरूरी था, इसलिए हम लिखवा रहे हैं। क्या लिखिएगा? 1835 में पटना में एक स्कूल, फिर पूर्णिया में। पहले पटना खुला गया तब पूर्णिया, लिख लीजिए, हो गया पटना पूर्णिया, सुधार लीजिएगा। और लिखिएगा, इंपॉर्टेंट बात छूट गया था। छपरा, बिहार शरीफ, भागलपुर, आरा। छपरा, बिहार शरीफ, भागलपुर, आरा, याद रखिएगा जिला स्कूल यही पहला है। छपरा, भागलपुर, बिहार शरीफ, आरा।
छपरा, भागलपुर, बिहार शरीफ, आरा में जिला स्कूल खोले गए। ये इसी मोह से मैं आपको लिखवा रहा हूं कि ये पीटी का इंफॉर्मेशन है। इन्हीं मेंस का आंसर कॉम्पैक्ट आपका तैयार हो गया, लेकिन हम इसको ऐड कराए हैं क्योंकि अच्छा लगने के लिए हम दे दिए हैं। अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहिए एग्जामिनर के सामने, दीजिएगा तो इंप्रेशन बनेगा, नंबर 2 नंबर ज्यादा आएगा। काटेगा कि और खुश होगा कि पहले भी जान रहा है, ये नहीं कि रट क्या है पासपोर्ट से। ऐसे लगेगा ना कि पहले भी जान रहा है, इसकी पहले भी क्या स्थिति ना। हाँ लिख देते हैं, हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी वो भी डायरेक्ट नंबर देने लगेगा।